ब्रेकिंग न्यूज कहां से आप सभी दर्शकों को पहुंचा दें, क्योंकि ऐसे समय में जब हरियाणा में 2 पुलिस अधिकारियों का सुसाइड रहस्य बना हुआ है, तो अब पंजाब के एक डीआईजी को रिश्वतखोरी में गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, पंजाब में रोपड़ रेंज के डीआईजी एचएस भुल्लर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। उनके घर दफ्तर से 5 करोड़ रुपए कैश, 1.5 किलो सोने के गहने बरामद हुए हैं। आलीशान मर्सिडीज कार और ऑडी गाड़ी के अलावा कई बेशकीमती घड़ियां बरामद हुई हैं। एक कबाड़ व्यापारी से रिश्वत मांगने के मामले में व्हाट्सएप कॉल के आधार पर वो धरे गए हैं। अगर आप देख लीजिए डीआईजी साहब की अगर सैलरी उठाकर भी देख लीजिएगा तो सरकारी जो सैलरी होती है लाखों में ही होती है, उसके ऊपर नहीं। लेकिन क्या इतने पैसे में ऑडी, मर्सिडीज, आलीशान घर, कोठी, ये सारे गहने, ऑर्नामेंट्स संभव होते हैं? अंदाजा लगाइए। तो पंजाब के डीआईजी एचएस भुल्लर गिरफ्तार हुए हैं रिश्वतखोरी के मामले में। आप देख लीजिए रिपोर्ट। सोने के ये गहने, उनमें जड़े ये हीरे जवाहरात उस शख्स के ठिकानों से बरामद हुए हैं जिस पर जनता की रक्षा का जिम्मा था। रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार हुए पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर और दफ्तर से 1.5 किलो सोने के अलावा 5 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ है। इसके अलावा कई आलीशान चीजें और हथियार भी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई को काफी समय से हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, लेकिन अंत में वो पकड़े गए। एक कबाड़ व्यापारी से 8 लाख रुपए रिश्वत की मांग करते हुए। कबाड़ व्यापारी आकाश भट्टा के मुताबिक भुल्लर ने किरशानू नाम के एक दलाल के जरिए रिश्वत की मांग की, साथ ही हर महीने 8 लाख रुपए सेवा पानी की भी, ताकि उसके खिलाफ 2023 में दायर एक केस को दबाया जा सके। रिश्वत न मिलने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी गई। भल्ला ने इस सिलसिले में भुल्लर की एक व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड कर ली जिसमें वो 8 लाख रुपए मांग रहे थे। इसी के आधार पर सीबीआई ने जांच में कई सबूत जब्त किए और भुल्लर और दलाल को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, एचएस भुल्लर ने पिछले साल नवंबर में रोपड़ रेंज के डीआईजी का पद संभाला था। रिश्वत से जुड़ी व्हाट्सएप कॉल उनके खिलाफ मामले में आखिरी कील साबित हुई। भुल्लर और दलाल किरशानू के बीच हुई एक व्हाट्सएप ऐप कॉल रिकॉर्ड हुई और आपको बता दें जिसमें भुल्लर को यह कहते सुना गया कि उससे 8 लाख रुपए ले लो। फिर कहा कि जो भी वो दे दे ले लो और कहो कि कुल 8 लाख रुपए दे। गिरफ्तारी पर दलाल किरशानू ने भुल्लर का पर्दाफाश करते हुए यह भी बताया कि भुल्लर उससे कह रहे थे, तुम्हें पता है क्या कहना है, उससे कहो उसने अगस्त और सितंबर की रिश्वत नहीं दी। इससे यह भी साफ हो गया कि वो हर महीने कबाड़ व्यापारी से रिश्वत मांग रहे थे। इसके बाद सीबीआई ने रिकॉर्ड हुई बातचीत का मोबाइल नंबर वेरीफाई किया और वो रोपड़ के डीआईजी का ही निकला। देखिए, सीबीआई ने ठोस सबूतों के आधार पर भुल्लर को मोहाली में उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया है और इसके बाद उनके दफ्तर और चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में उनके घर पर छापेमारी की गई। इन छापों में कम से कम 5 करोड़ रुपए कैश, जी हां, 1.5 किलो सोने के आभूषण, अचल संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज, एक मर्सिडीज और एक ऑडी कार, 22 लग्जरी घड़ियां, कई लॉकर्स की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब, एक डबल बैरल गन, एक पिस्टल, एक एयर गन। किरशानू नाम के दलाल से भी 21 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं इतने करोड़ों रुपए से जुड़ा हुआ लेन देन, रिश्वतखोरी और उसके आरोप में भुल्लर साहब आ चुके हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले इस वक्त 4 बड़ी खबर कौन सी है, 4 बिग न्यूज देखिए। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। करीब 5 सीटों पर अब भी कांग्रेस आरजेडी में मतभेद है। कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला संभव। जबकि गुजरात में बदल गई पूरी कैबिनेट, 26 नए मंत्रियों ने ली शपथ। हर्ष सांघवी बने डेप्यूटी सीएम, 19 नए मंत्री बने, 6 पुराने मंत्रियों को फिर मौका। रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी मंत्री बनी। यूपी के फतेहपुर में राहुल गांधी ने हरिओम के परिवार से मुलाकात की। हरिओम के परिवार ने कहा सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट, दूसरी नेता राजनीति करने ना आए। एचएल में तैयार लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने भरी पहली उड़ान। दुश्मन खेमे में खलबली मची। ऐतिहासिक उड़ान के वक्त मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि देखिए, देश से नक्सलवाद की सांसें उखड़ रही हैं। 208 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सुरक्षा बलों के आगे घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। ये नक्सली उत्तर बस्तर के अबूझमाड़ के आदिवासी इलाकों में सक्रिय थे। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनके समर्पण को गृह मंत्री अमित शाह ने अबूझमाड़ में नक्सलवाद का खात्मा बताया है। रिपोर्ट देखिए।
ये वो युवा हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नक्सली विचारधारा के तहत सरकार का हथियार बंद विरोध करने में बिता दी, लेकिन अब देश की मुख्य धारा में लौट आए हैं। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में सक्रिय 208 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें 98 पुरुष और 110 महिला नक्सली शामिल हैं। इन सभी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हथियार डाल दिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने दावा किया कि इन युवाओं के पुनर्वास के लिए खास योजनाएं बनाई गई हैं। उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे, उनका स्किलिंग भी कराएंगे, रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा, ये सब करेंगे। अबुझमाड़ में इतने बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण के बाद माना जा रहा है कि उत्तर बस्तर से लाल आतंक अब खत्म होने की ओर है। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र के बीजापुर में प्रमुख नक्सली नेता भूपति के साथ 60 नक्सलियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए थे। और देखिए, आपको बता दें, नक्सलियों ने अपने साथ भारी मात्रा में आधुनिक हथियार भी सरकार को सौंप दिए हैं सरेंडर के साथ। जो 153 हथियार सौंपे हैं उनमें 19 AK-47 राइफल शामिल हैं। इसके अलावा 17 SLR राइफल शामिल हैं, 23 इंसास राइफल है, 1 इंसास लाइट मशीन गन है, 36 303 राइफल है, 4 कार्बाइन है, 11 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, 41 12 बोर की सिंगल शॉट और एक पिस्टल इसमें शामिल है। और अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के गढ़ अबुझमाड़ के इन नक्सलियों के सरेंडर के बाद अबुझमाड़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। और आपको बता दें, गृह मंत्री ने उनके मुख्य धारा में आने और संविधान को स्वीकार करने की तारीफ की है। गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का दावा किया है, वादा किया है। और इससे पहले बुधवार को नक्सलियों के बड़े नेता भूपति ने भी अपने 60 साथियों के साथ हथियार डाल दिए थे, जिन पर 6 करोड़ इनाम घोषित था। इस भूपति पर सुरक्षा बलों के मुताबिक भूपति ने पूछताछ में बताया है कि सीपीआई माओवादी यानी नक्सली आदिवासी इलाकों की जनता से कट गए हैं। भूपति के मुताबिक नक्सली नेतृत्व में गंभीर वैचारिक और संगठनात्मक मतभेद पैदा हो चुके हैं। नक्सली अब जनाधार बनाने के अपने मूल मकसद से भटक चुके हैं। नक्सली अब स्थानीय स्तर पर भी सामूहिक संघर्ष और आंदोलनों का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। जनता के लिए सरकार की योजनाओं जैसे आदिवासी इलाकों में पंचायतों का विस्तार यानी PESA जिसे पेशा कहते हैं, वन अधिकार कानून, आधार, सब्सिडी वाली और सौर ऊर्जा योजनाओं का विरोध नक्सलियों को भारी पड़ रहा है। आदिवासी इलाकों के विकास की इन योजनाओं के विरोध के कारण नक्सलियों के खिलाफ बहुत भारी नाराजगी है। वरिष्ठ स्तर पर यह मुद्दे उठाने पर माओवादी नेतृत्व इनके प्रति उदासीन है। नक्सलवादी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हथियारबंद आंदोलन कोई हल नहीं है और अब संविधान के तहत ही जनता की आवाज उठाने का समय है। और इतना ही नहीं, नक्सलियों के कई गुट अब उन्हीं लोगों का शोषण कर रहे हैं जिनके कल्याण का ये दावा करते आते रहे हैं या भटकाते रहे हैं। भूपति का कहना है कि ये मुद्दे उठे तो मौजूदा नक्सली नेतृत्व ने उन पर विचार से इनकार कर दिया। हालांकि सबसे बड़ी एक बात बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बंदूक छोड़ दो, गोली मत चलाओ, मुख्य धारा में लौट आओ, क्योंकि बंदूक उठाओगे तो गोली ही खाओगे, सफाया तय है। और उसका असर क्या है आप देख रहे हैं, सैकड़ों रोज समर्पण, आत्मसमर्पण। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग अपडेट बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ। देखिए, एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर जीतन मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। जीतन मांझी ने कहा है कि सीएम चेहरे पर दुविधा नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान होना चाहिए। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि महागठबंधन में भी सीएम चेहरा तय नहीं है। आपको बता दें कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसने यह अभी तक नहीं कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। सुनिए मांझी को। अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं। सब कुछ इधर बोलते हैं, कुछ उधर बोलते हैं, लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है। अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है, एक दो बात छोड़ के, जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी। और एक और बड़ी खबर आ रही है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। जी हां, बड़ी खबर। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार के करीबी लल्लन सिंह के बयान से निकले हैं ये। उन्होंने कहा है कि विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा। लल्लन सिंह का कहना है कि एनडीए का विधायक दल सीएम तय करेगा। गृह मंत्री अमित शाह भी एक निजी चैनल से बातचीत में यही बात कह चुके हैं, यानी यह तय नहीं है कि अगर एनडीए जीती तो नीतीश ही मुख्यमंत्री
होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे।